तो बच्चों हम लोगों ने पिछली बार कहां तक बात करी थी? केमिकल बॉन्डिंग में हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थियरी की। उसको पहले एक बार रिकैप कर लेते फटाक से। क्या क्या बोला था वैलेंस बॉन्ड थियरी में कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, है ना। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, पहली बात। दूसरा, ओवरलैपिंग कब होगी? जब दोनों के स्पिन कैसे होंगे? स्पिन कैसे होंगे? स्पिन ऑपोजिट होंगे। इसके ऊपर हमने बहुत सारे एमसीक्यू किए, प्लस हाफ माइनस हाफ वाले, याद होगा आपको, ठीक है। स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मत भूलना कि बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, अब्सॉर्ब नहीं होती। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये गलती से भी मत भूलना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एनर्जी रिलीज। अच्छा, एनर्जी रिलीज को मैं पॉजिटिव बोलूंगा कि नेगेटिव बोलूंगा? एनर्जी का लॉस हुआ कि गेन हुआ? एनर्जी का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब नेगेटिव बोलूंगा कि पॉजिटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है। तुमको लॉस होता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हो गधों, नेगेटिव बोलते हो ना। तो यहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो एनर्जी का लॉस मतलब एनर्जी लॉस नेगेटिव, ठीक है। मतलब अपन इसको केमिस्ट्री की भाषा में एक्सोथर्मिक बोलते हैं, हीट का लॉस, एनर्जी का लॉस। ओके, उसके बाद हमने देखा था डिस्टेंस, जो आइडियल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो बॉन्ड लेंथ का काम करता है। और बॉन्ड लेंथ जब एकदम ऑप्टिमम हो तो रिपल्शन मिनिमम है और अच्छी स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल में। एंड ऑब्वियसली अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर हो सकते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। एस ऑर्बिटल जो है वो कोई भी डायरेक्शन में आता है, और पी ऑर्बिटल जो है वो स्पेसिफिकली डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। ये भी हम लोगों ने, याद होगा तो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एमसीक्यूज में भी ये देखा था बच्चों, बोलो हाँ या ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हमने एमसीक्यूज किया, उसमें देखा हमने कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा था? स्फेरिकल था, ये देखा हमने। और स्फेरिकल में मैंने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, नॉन डायरेक्शनल। मैंने क्या वर्ड यूज किया था? द वर्ड दैट आई हैड यूज्ड वाज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल कैसा है बच्चों? नॉन डायरेक्शनल है। और बाकी जो P है या D है, बाकी सब इनमें स्पेसिफिक एक्सिस होते हैं, यानी X, Y, Z, ये अलग अलग एक्सिस डायरेक्शन होते हैं इनमें। तो बाकी सब ऑर्बिटल्स कैसे, वो डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इन जनरल डायरेक्शनल इन नेचर होता है। एस ऑर्बिटल को अगर मैं छोड़ दूं, मतलब एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं, क्योंकि वो स्फीयर है तो वो किसी भी डायरेक्शन से बॉन्डिंग कर सकता है। बट अदरवाइज अगर हम लोग देखें इन जनरल तो डायरेक्शनल नेचर होता है। अब मैंने आपको एक ऐसे तरीका एक बताया था कि भाई लुइस कोसेल ने ऑक्टेट रूल समझाया, वीएसीपीआर में हमने लोन पेयर रिपल्शन की बात की, और वैलेंस बॉन्ड थियरी जिसकी अभी मैंने आपको रिवीजन मतलब पॉइंट्स रिवाइज कराए, वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या नाम है बच्चों? रिपीट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक, वेरी वेरी बेसिक, कि ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। और ट्रस्ट मी, अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स की जो आपके लिए हमेशा काम आने वाले हैं, तो ये उनमें से एक है। जैसे आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट सिखाया कि भाई इतने मोल होते हैं, इतनी क्वांटिटी होती है, तो वो जनरल है, वो हर जगह अप्लाई होता है ना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, मोल कॉन्सेप्ट। वैसा ही हाइब्रिडाइजेशन है, यहां इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, लेकिन आगे हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में, हर एक जगह पे वो अप्लाई होगा। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज है, बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक बात से कि इंग्लिश में हाइब्रिड इस शब्द का मीनिंग क्या है। चलो बताओ, व्हाट डज द वर्ड हाइब्रिड लिटरली मीन? ये बायो में भी बार बार आता है, बायोलॉजी में भी बार बार ये आता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, हाइब्रिड एनिमल। इसका मतलब क्या? हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या बताओ? मिक्स्ड। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो मिक्सचर या मिक्स, एकदम आसान भाषा में। जैसे कि दो ब्रीड्स का, वेरी गुड, किसी ने बोला दो ब्रीड्स का मिक्स, है ना, जैसे डॉग्स में देखने मिलता है अपने को, और खास करके अपने को देखने मिलता है हॉर्स और डोंकी में म्यूल। ये हमने देखा है, बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है, पीसीबी वाले बच्चे जानते हैं, है ना। तो हाइब्रिड शब्द का हो गया मिक्स मतलब। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन किसका है?
जैसे बायोलॉजी में हाइब्रिडाइजेशन है, आप बोलोगे दो अलग अलग स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन, गधा और घोड़ा मिला तो दो एनिमल्स का हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन है? तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्बिटल्स का। किसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? ऑर्बिटल्स का। मतलब मैं अगेन वापस अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो कैन आई से ऑर्बिटल्स मिक्स होने वाले हैं। ऑर्बिटल्स क्या होने वाले? मिक्स होने वाले। अब बोलोगे सर ये ऑर्बिटल्स कैसे मिक्स होते हैं भाई, ऐसे कैसे ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं? और अच्छा, कैसे मिक्स हो जाते हैं ये पहली बात, क्यों मिक्स होने चाहिए ये दूसरी बात है ना। तो अगेन थोड़ा सा पीछे जाते हैं और बेसिक्स में। क्या आप सबको ये बात याद है, मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाते वक्त भी कि समझो मैं ऐसे आपको बोलता हूं पी सब शेल है आपका, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और पी जेड है। मैं ऑर्बिटल को हमेशा कैसे दिखाता था? एक सिंगल रूम, एक डब्बा, है कि नहीं? हमेशा ऐसे बोलता हूं कि ऑर्बिटल क्या है? एक रूम है, एक डब्बा है। उसको हमने डिफाइन कैसे किया था बच्चों? रिवाइज करो। वी हैव डिफाइंड द ऑर्बिटल एज द स्पेस in which the probability of finding the electron is maximum. ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या था? It's the three-dimensional space in which probability of finding the electron is maximum. क्या हमने ऐसा डिफाइन किया था ऑर्बिटल को? बोलो हाँ या ना? यस, सबको याद है ये? अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन था। मैंने कहा था कि ऑर्बिटल को आप एक स्पेस मान लो, एक रूम जैसा मान लो, और उस रूम में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक पॉजिटिव स्पिन वाला, एक नेगेटिव स्पिन वाला। अब जैसे आपका घर है, आपका रूम है और आपके पड़ोसी का घर है, दोनों के बीच में दीवार है, वैसे यहां पर पी सब शेल है, उसके आगे एस सब शेल, उसके आगे क्या है? एस सब शेल। समझो ये 2s है, ये 2p है, ठीक है ना? सो फार एवरीबॉडी विद मी? आई होप सिंपल चीजें देख रहे हैं अपन। अब जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आपका घर और आपके पड़ोसी के घर के बीच में जो दीवार है, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो इट विल बिकम वन बिग कॉमन हाउस और वन बिग कॉमन रूम। बोलो हाँ या ना? सही है बात? ये समझ पा रहे हो आप? तो अगर मैं इस दीवार को ही तोड़ दूं, यहां से मैं इस दीवार को तोड़ दूं और यहां से इस दीवार को तोड़ दूं ऐसे, और इन दोनों चीजों को मैं साथ में मिला दूं, तो क्या होने वाला है? कैन आई से टू डिफरेंट स्पेसेस हैव इन्वेडेड ईच अदर? तुम्हारा रूम और तुम्हारे पड़ोसी का रूम मिक्स हो गया, मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने बीच की दीवार गिरा दी और पूरा एक बड़ा रूम, कमरा बना दिया। सही बात है? आप इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऑर्बिटल्स में भी वैसा होता है। ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ में मिक्स हो जाता है। नाउ व्हाई आई एम स्पेसिफाइंग अगेन एंड अगेन इज बिकॉज व्हेन आई से मिक्स, पीपल थिंक ओवरलैप। व्हेन आई से मिक्स, यू आर थिंकिंग व्हाट? ओवरलैप। तो भाई देखो पहले कि मिक्स अलग होता है, ओवरलैप अलग होता है। देखो समझो, ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, ये बताओ। ये मैंने पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया। सबको आता है ये? बोलो हाँ या ना? क्या शेप था इसका? डंबल शेप, याद होगा। समझो एक एटम का पी ऑर्बिटल ये बाजू है, एक एटम का पी ऑर्बिटल ये बाजू है। इसने क्या करा? इसने इसके साथ ओवरलैप करा। क्या करा इसने? ओवरलैप करा। ये इतने एरिया में इसने एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप किया। ध्यान से देखो, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इसने आके क्या किया? ओवरलैप किया। इसको क्या बोलते हो आप? ओवरलैपिंग बोलते हो। मैंने मिक्सिंग वर्ड नहीं बोला, क्या बोला यहां पे? ओवरलैपिंग। मिक्सिंग मैं वर्ड कब यूज करूंगा? अब समझो, समझो जरा। ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा एस ऑर्बिटल है। क्या है मेरा? एस ऑर्बिटल है। ये मेरा पी ऑर्बिटल के 3 ऐसे पी सबशेल के 3 और ये मेरा एस सबशेल है बाहर, सर्कुलर शेप वाला। ये क्या है? एस। और ये तीनों मेरे पी सबशेल के पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं। समझ रहे हो बात को? जब ये
शेप में, स्पेसिफिकली ये जो इनका शेप था, ये शेप में मॉडिफाई हो जाएंगे, ये मिक्स होकर कुछ एक नया टाइप का ऑर्बिटल बना देंगे, उसको आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन। उसको आप क्या बोलोगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो एक लॉजिकल बात आप खुद सोचना बच्चों और मुझे बताना, मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये विद इन द एटम होगा कि बिटवीन टू एटम्स होगा? क्या लगता है? क्वेश्चन को समझना, क्या बोला मैंने? हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग हो रही, किसकी मिक्सिंग हो रही है? एस की पी के साथ मिक्सिंग हो रही है। किसकी? एस के ऑर्बिटल्स की पी के ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग हो रही है। आप बोलेंगे ठीक है, ओके। ये जो मिक्सिंग है ये एक एटम के अंदर ही अंदर हो रही है या पड़ोसी दूसरे एटम के साथ हो रही, क्या लगता है? तो क्लैरिटी के साथ समझना, एक एटम के अंदर उसी एटम के खुद के ही ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे घुचड़ पुचड़ हो गए, मिक्स हो गए, तो इसको आप बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन। जब वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल से जब मिलने जाएंगे तो वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, वो ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप। दूसरे वाले के साथ वो ओवरलैप करेंगे, अंदर ही अंदर क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। समझे आप बात को? अगेन इसको मैं सिंपल भाषा में और समझा देता हूं, सिंपल भाषा में समझा देता हूं उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आती टेक्निकल लैंग्वेज। ये मेरा घर है, ये मेरे घर में 3 रूम है, ठीक है, और एक अलग से सच छोटा स्टोर रूम बना है। ये पूरा मेरा घर है, जिसमें मैंने एक रूम ऐसे अलग बनाया हुआ और तीन रूम ऐसे बाजू बाजू में, एक रूम सामने, चलो सब ऐसा कुछ अरेंजमेंट मैंने बनाया हुआ है। अगला मेरे पड़ोसी का घर है, दूसरा बाजू में। तो मुझे अगर अपने घर के रूम्स मॉडिफाई करने, मुझे पड़ोसी की परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं। मेरे को चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये बेडरूम था, ये सेकंड बेडरूम था, मैंने पूरी दीवार तोड़ के एक बड़ा सा पूरा हॉल बना दिया, मेरी मर्जी, क्योंकि ये मेरे अंदर ही अंदर, मेरे घर के अंदर हो रहा है। बोलो आया ना? या फिर इस रूम की भी दीवारें मैंने तोड़ के पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। ये जो नया स्ट्रक्चर बना, क्या ये मेरे घर के अंदर ही है अभी भी? दिस इज पार्ट ऑफ माई हाउस। कैन आई मेक चेंजेस एज पर माई ओन दिस थिंग, माई मेथड्स? यस। इज दिस समथिंग न्यू दैट आई मेड? द आंसर इज यस। मैंने क्या किया? पुराने रूम्स को तोड़ तोड़ के कुछ नया अपना जुगाड़ बिठा लिया। तो इसको मैं बोलूंगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन चुका, जब इसको मौका मिलेगा अपने किसी और एटम से जाके इंटरैक्ट करने का, तो अब ये बाहर वाले के साथ ओवरलैप करेगा कि हाइब्रिडाइज करेगा? बाहर वाले दूसरे एटम के साथ या दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ये क्या करेगा? हाइब्रिडाइज करेगा कि ओवरलैप करेगा? क्या बोलते हो? ओवरलैप करेगा, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सिंपल भाषा में आपने सीखा कि अच्छा हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग। बोलोगे ठीक है। अब सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग होती है। सवाल ये कि क्यों होता है, क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन की? तुम्हारा घर ठीक ठाक था, क्यों रूम तोड़ ताड़ के तुम ये कर रहे हो भाई? क्यों नौटंकी कर रहे हो? तो जरा दिमाग लगाते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं, और मस्त दिमाग लगाते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखूं आपके लिए, देखो, व्हाई हाइब्रिडाइजेशन शुड हैपन। चलो जस्टिफाई करते हैं अपन कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरत थी ये कॉन्सेप्ट को लाने की। एग्जाम्पल के साथ समझे। अब इस एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है, कैसे लिखनी है। कार्बन विच इज एटॉमिक नंबर 6, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप बोलोगे 2,4। डिटेल में कैसे लिखते हो? 1s2 2s2 2p2। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी।
अब इसका मैं ऑर्बिटल्स के हिसाब से बनाऊं, ये डब्बा 1s, ये डब्बा 2s, ये 3 डब्बे 2p। एवरीबडी सो फार विद मी, बोलो यस और नो। एक एस, फर्स्ट एस में 2, सेकेंड एस में 2, थर्ड वाले में 2 सिंगल सिंगल बनाओ कि एक में ही बनाओ? हंट्स रूल, 2 सिंगल सिंगल। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों? 2। तो कितने बॉन्ड बनाना चाहिए कार्बन? 2। बट कार्बन रियल लाइफ में कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई ना। एग्जाम्पल समझ में आया? कितना प्यारा एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कार्बन का जो बॉन्डिंग पैटर्न हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो गलत हो जाएगा। तो कार्बन का बॉन्डिंग पैटर्न समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन समझना है। क्या ये बात भेजे में जा रही है कि नहीं? है ना। अच्छा, अब ये जो सेकेंड शेल थी, ये दो देखो 2s 2p, ये क्या था? ये सेकेंड शेल था। बोलो हाँ या ना। देखो कितना प्यार से एकदम अपन वही घर वाला एग्जांपल लेके समझ लेंगे। देखो ये क्या था? ये सेकेंड शेल था। एवरीबडी विद मी? सेकेंड शेल। इस सेकेंड शेल को मान लो ये आपका घर है। इस घर में क्या था? एक 3 रूम का सेट था और एक सिंगल रूम था। आप बोलेंगे हाँ सही है। अब हो क्या रहा था कि आपके घर में नाइंसाफी चल रही थी, अनफेयरनेस चल रही थी। कैसे? कि आपके घर में है टोटल 4 रूम, लेकिन और रहने वाले भी 4 लोग हैं, लेकिन ऐसा कर दिया आपने, ये आपने अरेंजमेंट की कि एक रूम खाली पड़ा हुआ है, फिर भी आप उसको ताला मार के रखते हो, किसी को रहने नहीं दे रहे हो। क्या ये फेयर है कि भाई 4 लोग रहने वाले हैं और 3 ही रूम ऑक्यूपाइड है? तो यहां आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि क्या करो, इसको तोड़ दो, ये पुरानी अरेंजमेंट हटा दो, रेनोवेशन करो अपने घर का। बोलता है भाई एक काम करो आप, ये जो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, कौन से वाले? 2s वाले। फोकस करना बच्चों। आई होप आपके स्क्रीन पे आपको ध्यान से दिख रहा है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी देख रहे हो आप। ठीक है, फोकस करो। ये जो 2s की जो पेयरिंग हुई पड़ी है, 2 लोग रह रहे हैं ना यहां पे, इनको पहले क्या करो आप? इनको आप पहले अलग करो और इनको अलग करके कहां फेंको? कहां फेंकेंगे बताओ? खाली रूम पड़ा है ना? अरे बोलो हाँ या ना। समझे आप बात को? तो यहां से इसको फेंक दिया इधर। कहां फेंक दिया? एम्प्टी वाले में। तो इससे थोड़ी तो क्या हुई? इससे थोड़ी तो फेयरनेस आई, थोड़ा इंसाफ दिख रहा है आपको। अच्छा हाँ, 4 लोग हैं, 4 रूम, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 खाने। सही है, बोलो आया ना। अभी तक मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है आपको? कोई नाइंसाफी दिख रही है यहाँ पे? हाँ, कुछ बच्चे जो स्मार्ट है बोलेंगे सर अभी भी एक छोटी सी नाइंसाफी है कि यार इसका रूम अलग है और इन तीनों का अलग है, यार ये गलत है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक काम करो, फिर से थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन करके एक ऐसा करो, ऐसा बना दो कि नाउ एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ वन स्ट्रक्चर एंड ऑल 4 हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या ये फर्क आप लोगों को समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आप यहां से, दिस वाज स्टेप नंबर 1, दिस वाज ओरिजिनल। एवरीबडी टेल मी यस और नो, दिस वाज ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आप वहां से यहां गए, क्या किया आपने? आपने अनपेयरिंग कराई। क्या कराया आपने? अनपेयरिंग कराई। और यहां पर आपने क्या किया? आपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके सबको एक साथ लगा दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि सर हमने मिक्स करके क्या उखाड़ा, क्यों किया हमने मिक्सिंग? तो भाई मेरे यहां पर 2s और 2p अलग अलग थे, अलग अलग थे, यस और नो? 2s और 2p क्या थे? अलग थे।
क्या मैंने आपको सिखाया है कि ऑफबो प्रिंसिपल के हिसाब से 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग है? बोलो हाँ या ना। क्या मैंने झूठ बोला? सही बोला है ना? 2s और 2p की एनर्जी अलग है, ये कौन बोलता है? ऑफबो प्रिंसिपल बोलता है। यस और नो? यस। तो यहां पर इनकी एनर्जीज अलग अलग थी। 2s की एनर्जी थोड़ी कम थी, 2p की एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी। तो इलेक्ट्रॉन को कैसा, इधर थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, इधर थोड़ा कम स्टेबिलिटी मिल रहा है। मजा नहीं आ रहा, फेयरनेस नहीं हुई। फेयरनेस के लिए मैंने क्या किया, अब चारों को एक जैसी एनर्जी दे दी। ये करने से क्या अचीव किया? अब आपको कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन करके क्या उखाड़ा, तो आप क्या बोलेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन करके हमने ये अचीव किया कि जो भी ऑर्बिटल्स थे हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, हम उनको एक जगह लेके आए और सबको एक जैसी एनर्जी दे दी। क्या ये बात आपके भेजे में घुसी? बोलो हाँ या ना। है ना? जो पहले 1+3 के अलग अलग सेट थे, नाउ इट हैज बिकम वन सिंगल सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी। अब अगला सवाल ये, हाँ तो सर इक्वल एनर्जी में इतने क्या खुश हो रहे हो? क्या इक्वल एनर्जी करके क्या उखाड़ा? तो देखो, इक्वल एनर्जी करके क्या उखाड़ा भाई, आप मुझे बताओ। मैं नहीं सिखा रहा हूं, आप खुद सीख रहे हो। देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए मीथेन के साथ, सॉरी मीथेन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए। क्या हम हमेशा बोलते हैं कि ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऑल 4 बॉन्ड्स हैव द सेम लेंथ, ऑल 4 बॉन्ड्स हैव द सेम एनर्जी, ये चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। क्या ये बात हम लोग हमेशा बोलते हैं? बोलो हाँ या ना। अरे चारों बॉन्ड एक जैसे कब होंगे? जब चारों बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू मेक दिस क्लेम कि हाँ हाँ मीथेन के चारों बॉन्ड सेम है? अगर ऐसा होता कि मीथेन में एक s ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया और बाकी 3 p ऑर्बिटल ने बनाए हुए, अगर ऐसी कंडीशन होती ये वाली, तो क्या आपको लगता है कि चारों बॉन्ड एक जैसे होते? नहीं, चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। ये 3 ऐसे होते और एक चौथा वाला कुछ अलग होता। सही बात है कि नहीं? लेकिन हमें यह पता है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया है कि मीथेन में चारों बॉन्ड, मीथेन क्या किसी भी कार्बन के, मतलब चारों के चारों बॉन्ड बेसिकली सेम होते हैं। तो इसीलिए हमें यह कंफर्म मालूम है कि चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं। बिकॉज हमें यह पता है कि चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, उससे हमने क्या डिराइव किया कि नहीं चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले। चारों ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले कब बनेंगे? जब आप हाइब्रिडाइजेशन को मानोगे। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। अब मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना। एग्जाम में इतना लंबा तो लिखोगे नहीं, आप सिंप्लीफाई करोगे। तो एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन को 3 छोटे छोटे स्टेप्स में क्लैरिफाई कर लेते हैं। कैसे क्लैरिफाई करेंगे? देखो, जो पहली कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, आप उसको बोलोगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे बच्चों? रिपीट आफ्टर मी। आप बोलोगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड मतलब ये मैंने बताया हुआ है, ग्राउंड स्टेट मतलब लो एनर्जी स्टेट, मतलब कि ओरिजिनल। तो ओरिजिनल ऐसी कॉन्फ़िगरेशन थी आउटर मोस्ट शेल की। क्या मेरे को सारे शेल्स लिखने की जरूरत है? नहीं, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल ही लिखूंगा। तो ओरिजिनली ये थी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही आपने उसको एनर्जी दी, आपको जब एनर्जी मिलती है तो आप क्या हो जाते हो? डिप्रेस हो जाते हो कि एक्साइटेड हो जाते हो? एनर्जी होती है आप में तो क्या हो जाते हो आप? एक्साइटेड हो जाते हो ना। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, नहीं तो फिर आर्यन खान की तरह जेल में जाते है ना। डिप्रेस भी ज्यादा नहीं होना, न्यूट्रल रहने का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? तो ये अनपेयर हो जाता है और यहां पर वो इलेक्ट्रॉन जंप मार लेता है। अब देखो आपको कितना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है आपके पुरानी जो चीजें आपने सीखी उससे अलाइन हो रहा है। आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ हमने ऑलरेडी ये चीजें सीखी हुई है कि भाई ये वाले की एनर्जी कम थी, ये वाले की ज्यादा थी। और हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये भी देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो लोअर से हायर में जंप मारता है। तो जैसे ही उसको एनर्जी मिली वो एक्साइटेड हो गया और वो लोअर से हायर में जंप मारा। क्या ये बात प्रूव हुई? सोचने के लिए बहुत कुछ है, लिखने के लिए 2 लाइन है बस
कि हाँ भाई ग्राउंड था, अभी एक्साइटेड हो गया। और तीसरा भाई अब वो हाइब्रिड हो गया। अब वो क्या हो गया? हाइब्रिडाइज स्टेट में चला गया। क्या हो गया वो? अब हाइब्रिडाइज स्टेट में चला गया। हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या करेंगे आप? चार एक जैसे, ठीक है, एक जैसे कंपार्टमेंट्स या एक जैसे ऑर्बिटल्स बना देंगे। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? यस और नो एवरीबॉडी। इसका समराइजेशन ये है कि अगर आप ग्राउंड स्टेट से हाइब्रिडाइज स्टेट में नहीं आए तो आप बॉन्डिंग नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है। इसका ऐसा मतलब है कि मतलब अगर आपने घर की सफाई नहीं की और अच्छे कपड़े नहीं खरीदे तो आप दिवाली नहीं मना सकते, अलाउड ही नहीं है ना, ना है ना। वैसे ही यहां पे है ना, जब आप हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे तभी ही आप अगले स्टेप पे जाओगे जो कि है बॉन्डिंग। एकदम क्लियर हो गया सब बच्चों को ये? ठीक है। ये जो मैंने रफ में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है ये मैं यहाँ पे रहने देता हूं, मैं इरेज नहीं कर रहा, आप रीड करके समझ पाओगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो खास करके कार्बन के लिए या कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक आधार कार्ड। मतलब नहीं, पासपोर्ट है चलो तुम्हारा, मतलब पासपोर्ट नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो फ्लाई इंटरनेशनल, बात ही मत करो। वैसे ही यहाँ पे कार्बन है, अगर वो हाइब्रिडाइजेशन ना करे तो बॉन्डिंग की बात ही मत करना आगे। ठीक है। तो ये समझ में आया कि अच्छा वीबीटी को अच्छी तरह समझने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन समझना है। हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा कि क्या है, मिक्सिंग है। ओके, किसकी मिक्सिंग है? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। अब कैसे हुई ये भी हमने देखा, एक एग्जांपल के साथ देखा कि कैसे मिक्सिंग होती है। अगला सवाल ये है कि क्या कहीं भी कोई भी ऑर्बिटल अपने आप मिक्स हो सकता है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, कॉमन सेंस, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब मेरे घर में समझो एक रूम यहाँ है और फिर ऐसा बीच में 5 और 6 रूम्स हैं ऐसे और एक लास्ट वाला है, तो मैं बोलूँ नहीं मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को ही मिलाना है, ऐसे थोड़ी कोई लॉजिक होता है क्या? नहीं ना। कुछ एक मतलब बाजू बाजू का रूम होगा तो उसको मिला सकते हो, मतलब कि कुछ तो सिमिलैरिटीज होनी चाहिए ना ऑर्बिटल्स में मिलने के लिए। तो अब यहां पे अगला कॉन्सेप्ट ये आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से केसेस में पॉसिबल है और उसके लिए क्या कंडीशंस है, ये समझेंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पे, जरा टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में देखते हैं क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। Z या S दोनों लिख सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोसेस, Z इज अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, ठीक है, बट यू विल फाइंड इट रिटन विद Z और S बोथ। क्या है हाइब्रिडाइजेशन? इट इज मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। क्या ये मैंने क्लैरिफाई किया स्टार्टिंग में? ये विद इन वन एटम हो रहा है, यस। आप बोलोगे ओके, हाँ ओके। कौन से वाले ऑर्बिटल्स में हो रहा है? सारे ऑर्बिटल्स में वैलिड है कि सिर्फ वैलेंस वाले में चेक करना है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में ही चेक करना है। क्या ये बात भेजे में गई? यस। एंड वो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, मिक्सिंग कर ली, उससे क्या हुआ? इक्वल नंबर ऑफ न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इक्विवेलेंट मतलब, इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझाया मैंने आपको? इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे। कैसे? कैसे हैं? एक जैसे हैं। आई होप हिंदी में मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रहा होगा। इक्विवेलेंट का मतलब कैसा है? सब एक जैसे हैं। क्लियर बात? What did the steps in hybridization involve? Steps क्या थे hybridization में? पहला था फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड, मतलब पहला ओरिजिनल तो ग्राउंड स्टेट होता है, पहला क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट बनता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर आप देख लो BeF2 में बेरिलियम, एक BeF2 कंपाउंड है, बेरिलियम फ्लोराइड जो कंपाउंड है उसका हमने एग्जांपल लिया। उसमें जो बेरिलियम है उसकी ओरिजिनल वैलेंसी कितनी है BeF2 में? 2। लेकिन अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे, अगर आप बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो आपको रियलाइज होगा कि बेरिलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए,
थोड़ा दिमाग लगा के देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? बेरिलियम का नंबर क्या है बताओ? बेरिलियम का नंबर है 4, बरोबर ना? तो 4 का मतलब 1s2 2s2 है, बोलो हाँ या ना? अब 2s2 और 2p, अच्छा 2s और 2p, सेकेंड शेल में s और p दोनों होता है, ये भी सिखा चुका हूं बहुत बार। 2s2 है और 2p क्या है? 2p खाली पड़ा है, 0 है, मतलब ये तुम्हारे घर का वो रूम है जिसमें कोई नहीं रहता, ताले मार के रखे तुमने 3 रूम, और 2 जन है वो ऐसे रहते हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर आप इसके हिसाब से देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी दिख रहे हैं क्या आपको? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब तो क्या बेरिलियम इनर्ट है क्या? बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, नहीं ना? ऑफ कोर्स बेरिलियम बॉन्ड बना रहा है, कैसे बना रहा है? BeF2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या पता, मतलब क्रॉस, इससे क्या पता चलता है कि बेरिलियम का वैलेंसी 2 है और फ्लोरीन का 1 है। बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, इसका मतलब कि वो 2 बॉन्ड तो बना रहा है। कैसे बनाएगा भैया, समझ रहे हो? तो इसीलिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कार्बन के बारे में बोला कि एक्चुअली 4 बॉन्ड कैसे बना रहे, ये ऐसे बताता है कि भाई बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट है 2s2 2p0, एवरीबॉडी टेल मी यस और नो। बट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? वो जो 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अलग हो जाएंगे और 2p1 में एक आ जाएगा, 2p1 में एक आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये जो दोनों सिंगल सिंगल वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों जो सिंगल सिंगल वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होंगे? एक साथ मिक्स होके एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या ये बात भेज में गई? सो नाउ एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम एनर्जी वाले 2 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि वो 2s और 2p थे, मतलब 2s और 2p बाजू बाजू के थे, ऑलमोस्ट लगभग सेम एनर्जी थी, तो उनका मिक्सिंग अलाउड है। डिड एवरीबॉडी गेट दिस? टेल मी यस और नो। तो यहां तक तो क्लियर हुआ कि भाई बेरिलियम ने एग्जैक्टली सेम शेप सेम साइज के बना लिए। ठीक है, अब कंडीशन, जैसा मैंने कहा कि भाई कब होगी हाइब्रिडाइजेशन, किन के बीच में होगी? तो कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कब पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन? एक तो पहली बात कि भाई सेम एटम के अंदर ही होगी, ये बात मैं स्टार्टिंग से बार बार बोल रहा हूं। तुमको करना है रीअरेंजमेंट तो अपने घर के अंदर करो, पड़ोसी के घर में नहीं। मतलब सेम एटम के अंदर के ही ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन करोगे। दूसरे और एटम के साथ करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? ओवरलैपिंग कर सकते हो, बॉन्डिंग कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। क्या ये बात गई भेजे में? यस, एकदम। आई नो मेरे एग्जाम्पल आपको शायद थोड़े फनी लगते होंगे, थोड़े स्टूपिड भी लगते होंगे, शायद हो सकता है मन में आप सोचते हो क्या बकवास कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ये फनी एग्जाम्पल याद रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद करना कि भाई मेरा घर है तो मैं अंदर ही अंदर हाइब्रिडाइजेशन कर लूँ, मिक्सिंग जितनी रूम करने कर लूँ, पड़ोसी के घर के साथ नहीं करूंगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इन सेम एटम नॉट विद अदर एटम। ठीक है, दूसरी बात कि दे शुड हैव एटलीस्ट, दे शुड आइदर हैव द सेम एनर्जी और एटलीस्ट नियरली द सेम एनर्जी। क्या बोला मैंने? दे शुड हैव द सेम एनर्जी और एटलीस्ट क्या? नियरली सेम एनर्जी। In other words, they should belong to the same shell. In other words, क्या? They should belong to the same shell. मतलब एटलीस्ट वो उसी शेल का हिस्सा होने चाहिए, या एकदम ऐसे बाजू बाजू के ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। अब यार वापस जरा जाते हैं बेसिक आइडिया पे। ऑफबो प्रिंसिपल क्या बोला था कि एनर्जी का सीक्वेंस क्या था? याद है सबको? 2s 2p 3s 3p 3d आता है कि 4s आता है? 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर आगे 4p के बाद 4d आता है, 5s, फिर 4d, फिर 4f आता है, 6s, फिर
4f ऐसे आता है ना बहुत सारे, पता ही अपने को, बहुत बार कर चुके हैं, एमसीक्यूज में भी करते रहते हैं। मुद्दा ये है कि अब समझो कोई एक बंदा मेरे पास आएगा, बोलेगा सर आज मेरे को मन कर रहा है मैं 3p को ना 6s से मैं मिक्स ही कर डालू, आज कर डालू हाइब्रिडाइजेशन। पॉसिबल है क्या? इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस के साथ में मिक्सिंग पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ये बकवास है। हाँ, अगर आप ऐसे बोलो कि चलो 2s और 2p को मिक्सिंग करनी है, करो भाई, शौक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3s और 3p की मिक्सिंग करनी है, ओके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4s और 3d भले ही अलग अलग शेल के हैं, बट एटलीस्ट कंपेरेबल एनर्जी तो है, थोड़ी बहुत नजदीक तो है ना, एकदम बाजू बाजू में, तो आप एक बार मैनेज कर सकते हो। बट आप ये बोलो नहीं नहीं मेरे को तो आज 4p को 4f के साथ करना है, अरे भाई बहुत दूर है एनर्जी में। अब आप कुछ बच्चे ये स्टूपिड आर्गुमेंट लिखेंगे, सर 4p और 4f दोनों फोर्थ के ही तो हैं। अरे हाँ, एक फोर्थ के ही है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस देख रहे हो कितना है, देख रहे हो कितना बीच में कितने है ना, बीच में कितने, राइट? तो यहां पर फंडा ये कि द एनर्जी हैज टू बी आइदर द सेम और इट एटलीस्ट इट हैज टू बी नियरली द सेम। क्या ये बात आपके भेजे में गई? बोलो हाँ या ना। क्या आप इस बात से सहमत हो कि हाँ इट मेक सेंस कि जब एनर्जी एटलीस्ट थोड़ी बहुत कंपेरेबल होगी, मतलब कि आपस में कुछ तो मेल खाना चाहिए ना, तब जाके मिक्सिंग अलाउड होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो हमें यह समझ में आ गया कि हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग है, कैसे हुआ। ऑर्बिटल्स पहले ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड स्टेट के बाद मिक्स हो गए। कब मिक्स होंगे? जब उनकी एनर्जीज लगभग सेम होगी। कंडीशंस भी हमको समझ में आ गई। अब आते हैं, अच्छा मिक्स हो चुके, अब नए ऑर्बिटल बन गए, तो नए ऑर्बिटल्स की क्या कैरेक्टर्स है, उसकी क्या पहचान है, अब उस पे आते हैं। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? ऐसा क्या खास है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में, मिक्स्ड वाले ऑर्बिटल्स में ऐसी क्या खास बात है? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड is exactly the same as the number of original participating orbitals। यानी कि ओरिजिनली 3 ऑर्बिटल मिले थे, तो नए भी कितने बनेंगे? 3। ओरिजिनली 5 ऑर्बिटल मिले थे, तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 5। समझे बात को? फिर से समझो। अगर मैं आपको बोलूं कि एक s और 3 p मिले, कितने? s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल साथ में मिल गए, तो टोटल कितने मिले बच्चों? 4। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ऐसे रीड करते हैं, 1s 3p से जाके मिल गया। अरे नहीं भाई, 1s 3p से जाके नहीं मिला है, अभी मैंने समझा है ना, 1s और 3p में तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है ना, ये पॉसिबल है क्या 1s और 3p? नहीं। व्हेन आई राइट 1s एंड 3p, इसका मतलब समझ रहे हो, s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, ऐसा मतलब है मेरा। बात को समझो, नहीं तो तुम लोग उसमें गड़बड़ करोगे रीडिंग में। फिर से देखो क्या बोला मैंने, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, कितने हुए टोटल? 4। जब 4 मिले तो फाइनल भी कितने मिले बनने चाहिए? 4। क्लियर हुई बात? यस। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैज टू बी द सेम। ओके, सेकेंड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव द सेम एनर्जी एंड सेम शेप। उनका शेप यानी कि उनकी ज्योमेट्री भी एक जैसी होगी और उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी। नहीं तो फायदा क्या हुआ मिक्सिंग करके? फायदा क्या हुआ? आपने जब सेम एनर्जी अचीव नहीं की, सेम शेप अचीव नहीं किया, सेम ज्योमेट्री अचीव नहीं की, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये सेम एनर्जी वाले फंडे को हम लोग किस वर्ड से जानते हैं? मैंने आपको ये पहले वर्ड बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, ये बोला है कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको आप क्या बोलते हो? क्या नाम से बोलते हो बच्चों? उनको आप बोलते हो
क्या नाम से बोलते हो? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हो इनको? डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, डिजेनरेट। ठीक है, तो कोई आपको पूछे कि दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव द एग्जैक्ट सेम एनर्जी आर कॉल्ड व्हाट, तो आप बोलेंगे दे आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंग्लिश में डिजेनरेट का मतलब कुछ और ही होता है, और यहां पर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस। अगला सवाल, अगला पॉइंट क्या है? दे आर ओरिएंटेड इन स्पेस इन सच अ वे that there is minimum repulsion between them. They are oriented in space in such a way that there is minimal repulsion between them. मतलब कि अच्छा ये 2D है कि 3D है, पहले ये बताओ। ओरिएंटेड इन स्पेस बोल दिया, ओरिएंटेड इन स्पेस से क्या समझ में आया? 2D है कि 3D है? 2D है कि 3D है? जब स्पेस बोल दिया तो 3D हो गए भाई, बोलोगे ठीक है। अच्छा, अब फंडा क्या है जरा समझते हैं। मैंने आपको कार्बन का एग्जांपल दिया था। कार्बन में मीथेन, मतलब कार्बन बनाता है बॉन्ड, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाता है, और मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। मैं ये बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, याद होगा, मैंने ऐसे टेट्राहेड्रॉन बना के दिखाया था, याद होगा सब बच्चों को, आई होप याद है। 4 कोने पे 4 हाइड्रोजन लगा दिया और क्या बना दिया? टेट्राहेड्रॉन बना दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो चारों बॉन्ड्स बने, ये कुछ इस तरह का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, समझे? इसका मतलब क्या कि जो भी नए ऑर्बिटल्स थे उनके भी कुछ पर्टिकुलर एक्सिस एग्जिस्ट करते थे। क्या ये बात समझ में आई? जैसे P में x, y, z एक्सिस एग्जिस्ट कर रहे थे ना, वैसे ही इन जो न्यू ऑर्बिटल्स हैं, चारों ऑर्बिटल्स हाइब्रिड वाले, इनके भी क्या है? पर्टिकुलर क्या एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट? भाई आपने S लिया, S कैसा था? स्फीयर था। S कैसा था? स्फीयर था। आपने लिया P, P कैसे थे? डंबल शेप थे 3 एक्सिस में, और इन दोनों को कुछ मिक्स करके आपने नया बनाया, और जो नई चीज आपने बना दी, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने बना दिया, वो ऐसे दिखते हैं, 1 2 3 और 4। क्या ये बात सबके भेजे में गई? आपने क्या लिया? आपने लिया S, आपने लिया P का Y, X और Z, और आपने एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट बनाया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेट। कौन सा? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपने सेट बना दिया। पर फर्क दिख रहा है आपको शेप में? S स्फीयर था, P ऐसा था, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप कुछ अलग ही है। पर क्या अभी भी ये मैं बोल सकता हूं कि उनकी एक फिक्स ज्योमेट्री है? बोलो यस और नो। क्या ये बात समझ में आई? तो ये ज्योमेट्री का जो रेलेवेंस है वो समझना है कि क्यों हम लोग ज्योमेट्री कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर समझो मेरे पास ऐसे 3 ऑर्बिटल, ये और ये ऐसे तीनों दूर दूर लगाए हुए, तीनों के बीच में ऐसे पूरा एंगल 120 है ना, और 3 मैंने ऐसे लगा दिए, समझो बिल्कुल डिस्टेंस नहीं रखा, ऐसे चिपका दिए। तो जो चिपका दिए भाई, इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, यस और नो, और जो दूर दूर है वो रिपल्शन नहीं करेंगे। सही है ना? तो इसीलिए इनकी ओरिएंटेशन ऐसी होनी चाहिए, इनकी ज्योमेट्री इस तरह से होती है, अरेंज होती है अपने आप ही, कि मिनिमम रिपल्शन, मिनिमलिस्टिक रिपल्शन हो जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन के फायदे दिखने शुरू हुए यहां से? बोलो हाँ या ना। अब समझ में आ रहा होगा कि अच्छा क्यों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि भाई हाइब्रिडाइजेशन होगा तो अच्छी ज्योमेट्री आएगी, रिपल्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सारी बातें। क्लियर हो गई बात? यस। अच्छा,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो ओरिजिनल ऑर्बिटल जैसे ही दिखते हैं कि कुछ नया नया बन जाता है? दे आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, बट कुछ सिमिलैरिटीज रहती है। जैसा मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको म्यूल का दिया था कि जो गधे और घोड़े से बनता है, डोंकी और हॉर्स से म्यूल बनता है ना, खच्चर। बट खच्चर देख के तुमको दिखता है ना कि अच्छा ये हॉर्स से भी सिमिलर दिख रहा है, गधे से भी सिमिलर दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? सेम वे यहां पे भी है कि they are different in shape from the original orbitals, but they bear some similarities. Next point है, each hybrid orbital can hold 2 electrons with opposite spin. क्या इस रूल में ओरिजिनल से कुछ चेंज आया? ओरिजिनली क्या था, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी अभी भी वही रूल है, क्या? 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, बोलो हाँ या ना? इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अगला, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखता कैसा है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स ऑन 2 साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। अरे ओहो, न्यूक्लियस की स्पेलिंग देख रहे हो बाबा? वो हटाओ, न्यूक्लियस न्यूक्लियस है वो, न्यूक्लियोलस नहीं है। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसा होता है, 2 लोब्स होते हैं, बट वो 2 लोब्स कैसे, जरा ध्यान देना। अभी यहां जरा फोकस करना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट। ये क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों लोब एक जैसे होते हैं क्या? बोलो आया ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल के दोनों लोब एक जैसे होते हैं? द आंसर इज नो। कैसे होते हैं? वन लोब इज लार्जर, द अदर इज स्मॉलर। तो इसका मतलब, अब ध्यान से देखना जरा, मैं जब p ऑर्बिटल बनाता हूं, हमेशा आप नोटिस करो, मैं हमेशा ऐसे बनाता हूं, है ना? क्या मैं जो इनके साइज है लोब्स के वो एक जैसे बनाता हूं? यस और नो? डंबेल में। पर यही जब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। क्या आप समझ जाएंगे देख के कि अच्छा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ हो रहे हैं अभी? अरे बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो? तो पहले तो ये समझो क्या हुआ, क्या हुआ भाई, जो ओरिजिनली दोनों लोब सेम साइज के थे, अब क्या हुआ, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा हो गया। ऑब्वियसली द नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन दैट शुड कम इनटू योर हेड इज, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा करके हमने क्या अचीव किया? तो भाई ऐसा इसीलिए हुआ बिकॉज जब आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हो अराउंड द न्यूक्लियस, आपने एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आपको याद होगा मैंने एक वर्ड यूज किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल पढ़ाते वक्त, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाते वक्त भी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैंने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं कि सिंगल सिंगल है, बट उसके जो चार्ज पार्टिकल्स है वो सारा एक क्या करते हैं, एक क्लाउड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्रिएट करते हैं, याद होगा ये, है ना? तो यहां पर क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फंक्शन ही यही है कि वो क्या करे कि वो जब एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को भी थोड़ा सा इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट करे कि एक लोब बड़ा हो जाए और एक लोब छोटा हो जाए। इससे क्या फायदा होगा, ये ऐसे क्यों बनता है? ये टू अचीव मैक्सिमम ओवरलैप, टू अचीव व्हाट, मैक्सिमम ओवरलैप। लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दिस। ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये कैसा है, ये दोनों दिख रहा है आपको, इक्वल इक्वल बनाया मैंने। कैसे? ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। कैसे बच्चों? अनहाइब्रिडाइज्ड लिख दूं यहां पे अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ये ऐसे दिखते थे। हाइब्रिडाइज्ड में क्या हो रहा है, ये ऐसा बन रहा है एकदम, है कि नहीं? एक छोटा एक बड़ा, आप बोलोगे ठीक है, हाँ सही है, हाइब्रिडाइज्ड में हो रहा है। अब फायदा क्या है? तो फायदा भैया ये है कि जब इसमें ओवरलैपिंग होगी और इसमें ओवरलैपिंग होगी, कहां पे ज्यादा हो पाएगी अच्छे से? क्या लगता है, कहां पे ज्यादा इफेक्टिवली, ये ज्यादा अंदर तक ये ओवरलैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जब ये ऐसे करेगा तब ये ज्यादा ओवरलैप कर पाएगा, हाइब्रिडाइज वाला, है कि नहीं? और ये वाला अच्छे से उतना ओवरलैप उतना ज्यादा करेगा। देखो ओवरलैप तो दोनों कर सकते हैं, बट ज्यादा ओवरलैपिंग कौन कर पाएगा मुझे बताओ, हाइब्रिड वाला कि अनहाइब्रिडाइज वाला?
क्या लगता है? हाइब्रिडाइज वाला ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा बच्चों, बोलो हाँ या ना? क्या ये बात आपके भेजे में गई और सामने सामने आपको दिख भी रही है कि नहीं? अच्छा, ज्यादा ओवरलैपिंग, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बोलो यस और नो? समझ में आई बात? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या किया, मतलब एटम ने क्या किया, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा था ना, तो उसने एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करी, एनर्जी के साथ साथ उसने शेप को भी रिडिस्ट्रीब्यूट या शेप को भी मॉडिफाई ऐसा किया कि एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा हो जाए, ताकि जब ओवरलैपिंग का मौका मिले तो वो बड़े लोब से बड़ा ओवरलैपिंग कर पाए। ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे घूम के पूरा ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी और ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात भेजो में गई? समझ में आया? आखिरी पॉइंट अबाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस, जो कोवैलेंट बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, अभी मैंने प्रूव करके भी बताया, दोज आर स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय प्योर। व्हेन यू से प्योर, व्हाट डू यू मीन? प्योर वर्ड मतलब यहां पे व्हेन दे से प्योर दे एक्चुअली मीन अनहाइब्रिडाइज। हाँ, अनहाइब्रिडाइज बोल सकते हो, ग्राउंड स्टेट बोल सकते हो, प्योर बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है मैंने बता दिया वैसे तो, बट यहां पे टेक्स्ट बुक की भाषा में वो क्या बोलता है, बिकॉज देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज ऑल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन साइड। कहां पे? लार्जर वाले लोब में। मैंने बताया ना, अभी वर्ड यूज किया था मैंने, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बाजू है और वहीं से वो ओवरलैपिंग कर रहे, तो मस्त ओवरलैपिंग हो रही है, मस्त बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, जबकि जो नॉर्मल वाला जो है उसमें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप, अच्छा, एक कुछ बच्चे ऐसा जरूर ये पॉइंट लेके आते हैं, सर हाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्री, तो ज्यादा अच्छा होना चाहिए ना, तो ये क्यों बोल रहे हो कि समझो ये p है, तो इस पूरे ऑर्बिटल में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो ये बाजू तो वेस्ट है ना बेटा, है कि नहीं? ये बाजू तो वेस्ट हो गई। लेकिन अगर यही हाइब्रिड होता, यही अगर पहले ये ऐसे था और यहां इलेक्ट्रॉन था, अब ये ऐसे है और यहां इलेक्ट्रॉन है, देख लो इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए कहां ज्यादा जगह मिली, हाइब्रिड में। समझ पा रहे हो बात को? तो हमें यह पता चलता है कि अच्छा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां से ओवरलैप होगा, इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, बेटर बॉन्ड बनेगा, बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज्यादा ओवरलैप की वजह से। ठीक है, तो ये सारे हो गए फीचर्स ऑफ व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमें हाइब्रिडाइजेशन अगर बेसिक आइडिया अब समझ में आ गया है, मैं अभी टाइप्स पे नहीं जा रहा हूं, मैं पहले आपको वापस लेके आ रहा हूं यहां पे, कि वैलेंस बॉन्ड थियरी हमने जब पढ़ी तो हमने क्या बोला कि भाई ओवरलैपिंग होगा, किसके बीच में होगा, आउटर मोस्ट शेल के। अब ये क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में कि आउटर मोस्ट शेल के दो टाइप के ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एक अनहाइब्रिडाइज भी हो सकता था या हाइब्रिडाइज भी हो सकता था। प्रेफरेंस हमारा किसके लिए रहता है, हाइब्रिडाइज वाले के लिए रहता है, बिकॉज वो अच्छी बॉन्डिंग कराता है। ये तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई शक है नहीं आपके दिमाग में, कोई डाउट नहीं है ना? अब आते हैं कि भाई ठीक है ओवरलैपिंग हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो किस टाइप की फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व हैं? तो काफी आसान और सिंपल सी चीज है कि दो टाइप की फोर्सेस तो होनी है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहेंगे, रिपेल। अगर स्पिन ऑपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये एक टाइप की फोर्स तो एग्जिस्ट करेगी, ये तो पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? फिर से समझना मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन विल रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये बात समझ में आ रही है? काफी आसान चीज है ये तो, है ना? और अगर
दोनों एटम बहुत नजदीक आ गए तो दोनों के न्यूक्लियाई जो पॉजिटिव है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोलो हाँ या ना। समझे बात को? तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। अट्रैक्टिव कब है? जब दोनों का स्पिन ऑपोजिट है, यस। रिपल्सिव कब है? जब दोनों का स्पिन सेम है। ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। और न्यूक्लियाई के बीच में तो रिपल्सिव फोर्स ही होगी ओवरऑल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियाई तो पॉजिटिव होते हैं। क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? एवरीबॉडी? सो अब सवाल यहां पर यह आ जाता है, और बहुत सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहता हूं, इफ आई वांट दैट लेट्स से these two atoms should bond with each other. I want these two atoms to what? To bond with each other, to overlap. What should be my condition? What should be my criterion? Should the attractive forces be more or should the repulsive forces be more? क्या लगता है? ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा। मैं चाहता हूं कि बॉन्डिंग हो, ओवरलैपिंग हो, तो कॉमन सेंस ये डिक्टेट करता है कि भाई मैं ओवरऑल ये चाहूंगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरऑल ज्यादा हो जाएं और रिपल्सिव फोर्सेस ओवरऑल कम हो जाएं। क्या ये बात से आप अग्री करते हो? बोलो हाँ या ना। अब ये कैसे होगा? कैन आई से बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ, ऑब्वियसली। अब ये कैसे अचीव होगा? तो भाई मेरे, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, पहले वाले एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो अब तो बॉन्डिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे हैं, और ये दोनों बिकॉज सेम स्पिन वाले हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल ही करना चाह रहे हैं। क्या ये बात आपके भेजे में जा रही है? बोलो हाँ या ना। पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इनमें से किसी एक का स्पिन ऑपोजिट कर दूं, स्पिन को रिवर्स करना मैं अचीव कर लूं, तो क्या यहां पर अब ये दिखने लगेगा कि हाँ, अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अच्छी है, क्योंकि अब ये दोनों ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा और बॉन्ड बनने लगेगा। क्या ये बात गई दिमाग में? तो ओवरऑल मेरे लिए शर्त, मेरे लिए कंडीशन क्या थी कि ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो अब यहां पर यह हुआ कि बिकॉज ऑपोजिट स्पिन्स हैं तो मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये ग्रीन कलर से दिखाता हूं ऐसे, और रिपल्सिव फोर्सेस को येलो कलर से दिखाता हूं, ठीक है ना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन वाले। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। कितने अट्रैक्शन की कितनी लाइन बनाई? 3। और रिपल्शन की कितनी लाइन बनाई? 1 ही। तो समझा ओवरऑल क्या हुआ? अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। अच्छे से समझ में आई बात? और बिकॉज ओवरऑल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, तो क्या हुआ? सारे दोनों एटम्स एक साथ आ गए और उन्होंने बॉन्ड बनाया। सही है, बहुत अच्छे। तो बॉन्ड बनाते बनाते एक दूसरे से ओवरलैप कर लिया। किसने ओवरलैप किया? ऑर्बिटल्स ने। किसने ओवरलैप किया? ऑर्बिटल्स ने। अब मान लो ये हाइड्रोजन था, ये क्या था? दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। ओरिजिनली दोनों के पास पॉजिटिव स्पिन वाले थे, फिर एक ने अपना स्पिन जो है वो रिवर्स कर लिया। क्यों किया, कैसे किया, अभी आएंगे उस पर, ठीक है। रिवर्स कर लिया, ठीक है। अब दोनों के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये बताओ? दोनों के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? तो आप बोलोगे इसका 1s1, इसका भी 1s1,
1। तो दोनों के एस एस, इसलिए मैंने स्फीयर मतलब सर्कुलर शेप बनाया। क्या ये बात सही है? सबके भेजे में है, इसमें तो कुछ सिखाने जैसा है नहीं, सबको मालूम है कि हाँ सर ठीक है एस है, इसका भी 1s है, इसका भी 1s है, दोनों आपस में क्या होंगे? ओवरलैप होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, सही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी इतनी ओवरलैपिंग होगी। अब सवाल ये है कि ओवरलैपिंग होते होते कहां तक होगी? मैक्सिमम ओवरलैपिंग कहां तक होगी, ये सवाल है। ये ओवरलैपिंग उस एक्सटेंट तक होगी, ये ओवरलैपिंग उस एक्सटेंट तक होगी जहां तक न्यूक्लियस बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आ जाते। आप समझ रहे हो? देखो ऐसे देखना, अब समझो ये ओवरलैपिंग हुई, ये पूरी ओवरलैपिंग यहां तक हो गई, मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैपिंग होगी। अब इससे ज्यादा आगे जाओगे तो क्या होगा? ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा कि दोनों न्यूक्लियस और नजदीक आ जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियस नजदीक आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नजदीक आने से क्या बढ़ जाएगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर ये ऐसा आ गया, समझो ऐसे ऐसे मैंने एकदम घुस गया उसके घर में, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी न्यूक्लियस, समझे, न्यूक्लियस एकदम नजदीक आ गया। तो हमें एक बैलेंस ऐसा मेंटेन करना है कि ऑर्बिटल्स जितना नजदीक हो सके अच्छा है, पर न्यूक्लियस नजदीक नहीं आने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूं, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आखिरी शेल के यानी वैलेंस शेल के ही होंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पहली बात। दूसरा कि हमारा प्रेफरेंस होगा कि ये जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो किस टाइप के हों, हाइब्रिडाइज वाले या अनहाइब्रिडाइज वाले। हमारा प्रेफरेंस किसके लिए होगा? हमेशा हमारा प्रेफरेंस हाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल्स के लिए होगा, क्योंकि वो हमें बेहतर बॉन्ड और बेहतर ओवरलैपिंग करके देंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं था। बोलो क्यों? एक ही तो ऑर्बिटल है, एक ही अकेला एस है, वो किससे मिक्स हो जाएगा? जब मल्टीपल ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो मिक्सिंग की सवाल ही नहीं पैदा होता। बोलो हाँ या ना? तो हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूं तो ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड वाले थे। क्या ये बात भेजे में जा रही है? लेकिन मैंने आपको और एग्जांपल दिए, जैसे बेरिलियम में हाइब्रिडाइज वाला था, कार्बन में हाइब्रिडाइज वाला था, और वो हाइब्रिडाइज वाले ऑर्बिटल्स ऐसी ओवरलैपिंग करके दिखा रहे थे। क्या ये बात भेजे में गई बच्चों? एवरीबॉडी यस? थोड़ा सा टेक्स्ट बुक की भाषा में देखें कहां से बॉन्डिंग हो रही है, कैसे हो रही है। चलो हाँ, लोअरिंग ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त लोअरिंग ऑफ एनर्जी मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये तो हमने ऑलरेडी देख भी लिया था, एनर्जी इज रिलीज, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको मार्क करके दिया, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जरा देखते हैं। तो भाई बैलेंस बिटवीन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस विल डिसाइड वेदर द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड और नॉट। पहली बात जो ऑलरेडी बता चुका, when attractive forces are stronger than repulsive forces, bond formation takes place and overall system की energy becomes very low। ठीक है? जब दोनों एटम्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से, दोनों एटम्स कैसे हैं? बहुत ही दूर दूर रखे हुए हैं, तब एनर्जी थोड़ी हाई है। तब एनर्जी कैसी है? थोड़ी हाई एनर्जी है। जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग होती रहेगी, स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी, देखो ये वाई एक्सिस पे आपको एनर्जी मिलेगी, एक्स एक्सिस पे मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है? जैसे जैसे एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल जो डिस्टेंस है, मतलब ओवरलैप जो है वो बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग बढ़ रही है। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस विल डिसाइड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या होगा? ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस विल डिसाइड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब होता ये है, जैसे मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, ये देखो यहाँ पे, टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन, हियर वी विल कंसीडर इट एज एस एस ओवरलैप। सबको समझा ये एस एस ओवरलैप क्यों है? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम का 1s और 1s ही
पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या मैंने ये सेम डायग्राम बना के दिखाया आपको? देखो जरा, क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैंने सेम डायग्राम बनाया बच्चों, है कि नहीं? न्यूक्लियस कैसा था? न्यूक्लियस पॉजिटिव था, है कि नहीं? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों ने क्या किया? दोनों ने ओवरलैप करके इतने एरिया में ओवरलैपिंग कर ली। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। तो हाइड्रोजन में जब ओवरलैपिंग हो रही है तो ये एस एस टाइप का ओवरलैप है। अब यहां पर एक छोटी सी लास्ट एक पॉइंट समझ लेना, इसको यहां पे खत्म करेंगे। लास्ट एक पॉइंट समझना कि यार ये जब ओवरलैपिंग हो रही है ना, ठीक है, तब क्या हो रहा है कि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है जैसे जैसे दोनों एटम्स नजदीक आ रहे हैं। Once the atoms are bonded together, ध्यान से सुनना, when the atoms are bonded together, they have reached the minimum possible equilibrium distance. What have they reached? क्या कहां पहुंच गए वो लोग? मिनिमम पॉसिबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या मैं बोल सकता हूं वो इस पॉइंट से रिप्रेजेंटेड है? बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, कैन आई से दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप? बोलो यस और नो। क्या बोला मैंने? दोनों एटम्स के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस विदाउट मेकिंग इट अनस्टेबल, जितना मैं खींच उसको नजदीक ला सकता हूं, तो मिनिमल पॉसिबल डिस्टेंस, कैन आई से इट इज ऑल्सो द सेम एज मैक्सिमम पॉसिबल ओवरलैप? बोलो यस और नो। Yes, and this is nothing but the bond formation. बस जब ये अचीव हो जाए तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका। यानी कि मुझे ये बताना, अब ध्यान से एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, ये अगर समझ में आ गई तो समझ में आ गया समझो, कि पहले दो अलग अलग एटम थे तब यहां पर एनर्जी थी, अब यहां पर ये दो एटम ऐसे हो चुके हैं, तो ये एटम बोलूं या मॉलिक्यूल बोलूं? ये पॉइंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या लगता है? ये जो लोएस्ट एनर्जी का पॉइंट है, ये पॉइंट दो एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? क्या लगता है ना? जो लोएस्ट एनर्जी वाला ये जो पॉइंट है, ये एक्चुअली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दो अलग अलग एटम्स को जैसा इसको ट्रीट नहीं करने का, अब इसको क्या एक पूरे मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करने का। अब आपको समझ में आ रहा है यहां ऐसे क्यों दिखा है? देखो, ये अलग अलग एटम और एक पूरा मॉलिक्यूल। क्या ये बात भेजे में गई? तो कैन आई से दिस पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस is also the point of maximum possible overlap, is also the point of bond formation, is also the point of molecule formation, is also the point of minimum energy, सबसे कम एनर्जी, is also the point of maximum stability। क्या ये बात एकदम से भेजे में क्लैरिटी के साथ घुसी? कितनी सारी चीजें हो रही है एक साथ इसी पॉइंट पे आके? बोलो हाँ या ना। इस पॉइंट पे तुम्हारा डिस्टेंस भी, दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी मिनिमम हो गया, ओवरलैप भी मैक्सिमम हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है, उस पूरे ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी सबसे कम है और सिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? है ना? तो हमने कवर किया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके क्या फीचर है, ओवरलैपिंग कैसे होती है, ओवरलैपिंग होते वक्त दो एटम जैसे जैसे नजदीक आते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है और धीरे धीरे वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचते जहां पे मॉलिक्यूल बन जाता है, एनर्जी पूरे सिस्टम की कम होती है, स्टेबिलिटी पूरे सिस्टम की मैक्सिमम होती है, मतलब कि बॉन्ड अच्छे से बन चुका है। क्लियर बात?